खबरनामे के आगाज़ में आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने डेस्को की खरीदारी का टेंडर मनसूख करने का फैसला कर लिया है। आपको ये बताएं कि डेस्क खरीदारी का वर्क ऑर्डर फौरी मनसूख किया जाए। महकमा तालीम के ज़राए से ये खबर सामने आ रही है। सईद गनी के दौर में एक डेस्क 29,000 में ख़रीदने का ठेका दिया गया था और समा ने फिर ये मामला उठाया था। क्या वजह है मनसूखी की, इस पर बात कर लेते हैं। संजय साधवानी हमारे साथ है। संजय, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने ये इंतहाई अहम फैसला किया है। सरदार शाह के बाद जब महकमा ताला तो इस मामले की अक्सर 9 तहकीकात का फैसला किया गया। 3.5 अरब रुपए के टेंडर जो हैं वो दिए गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर कैंसिल करने का फैसला किया गया है। ये डेस्क 7,500 रुपए जो मार्केट में मिल रही थी, जैसे जो सरदार शाह का पहला दौर था, जब जो 2018 से 19 तक वजीर थे, तो ये डेस्क खरीदने का जब फैसला किया गया था तो 7,500 रुपए का टेंडर हुआ था। लेकिन जब उनसे वजारत दी गई उसके बाद सईद गनी के बाद ये महकमा गया और ये डेस्क जो है वो 29,000 का जो तीसरा टेंडर हुआ था, जो 29,000 की एक डेस्क महकमा तालीम खरीदने जा रहा था, जिसका मामला समा ने उठाया। समा के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस मामले पर खत लिखकर मुबैना तौर पर करप्शन का जाहिर की कोशिश की जा रही है कि इसमें करप्शन की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खत में ये भी लिखा गया था कि मनपसंद को ठेका देने की कोशिश की जा रही है। संजय, इस हवाले से तो आप हमें आगाह कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हलीम आदिल शेख साहब, उनसे बात कर लेते हैं। हलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। समा ने ये मामला उठाया था तो फिर आपने मार्केटों का रुख किया था, वहाँ से जो कुछ नताइज थे वो आपके सामने आ गए थे। अभी जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है वो ये है कि सिंध हुकूमत ने डेस्कों की खरीदारी का टेंडर मनसूख करने का फैसला किया है। क्या कॉमेंट करेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो मैं कहूँगा जिंदाबाद समा टीवी और शाबाश आपकी वो रिपोर्टर और आपकी टीम समा को के एक बहुत बड़ा स्कैंडल। ये मैंने उस दिन एक बात कही थी कि जो काम मैं 3 साल में नहीं कर सका, सिंध के लोगों को उस तरीके से नहीं समझा सका, ये डेस्क ने समझा दिया। तो मैंने तो ट्वीट भी किया था कि शुक्रिया डेस्क, कि डेस्क ने आम आदमी को समझे। इस वक्त मैं उबाड़ों में बैठा हुआ हूँ, गोटकी में, और हर शख्स को पता, जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि जी समा टीवी ने जो डेस्क उठाया और आपने किया। इशू ये है कि आज कल जो रिजल्ट आया कि जी 99% लोग टेस्ट फेल हो गए, वो इसलिए कि जब तालीम पे कारोबार किया जाएगा, जब डेस्क की खरीदारी में अरबों रुपए की करप्शन की जाएगी, और ये इतनी को जबरदस्त किस्म की ये मैथ्स लोगों को समझ में आ गई कि 3500 वाली डेस्क 23,000, 5,500 वाली डेस्क 29,000। और मैंने समा पर रिपोर्ट देखने के बाद मैं जब मार्केट में गया, और मैं बताऊं आपको, मैंने सप्लायर से भी राब्ता किया, उन्होंने कहा जी इसमें किराया भी लगा दें, जो चाहे लगा दें, ये डेस्क की तरह में जा सकती है, लेकिन अगर कोई हीरा जवाहरात सोना कोई इस किस्म की चीज लगानी हो डेस्क महंगी होती, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा अमल है, आपकी जानिब से आपका मौक़िफ़ हम तक पहुँच गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे हलीम साहब। इसके अलावा संजय साधवानी, आपने रिपोर्ट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के वर्चुअल खिताब से दबंग खिताब की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका के इत्तेहादी बनने का सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया और अब हम पर ही बदलते हालात का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अफगानिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, अफगानों को अकेला ना छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का सफ़ीर बनकर दिखाया। आलमी फोरम पर भरपूर तरीके से मसला कश्मीर उठाया, दुनिया से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को रोका जाए। इमरान खान ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। और इसी पर रिएक्शन भी ले लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा शाहिद अमीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फवाद चौधरी साहब, आपकी जानिब में आऊँगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। वज़ीर आज़म इमरान खान, उनका दबंग खिताब यकीनन आपने सुना होगा। अफ़गानिस्तान पर उन्होंने बात की, मकबूजा कश्मीर पर वाज़े अंदाज में जो है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया तक पहुँचाया। 3 बुनियादी मौजू थे वज़ीर आज़म साहब के खिताब के। पहला कश्मीर था, दूसरा अफगानिस्तान की सूरत हाल था, और तीसरा जो गरीब मुल्कों की दौलत अमीर मुल्कों में शिफ्ट हो रही है और जिससे एक डिस्पैरिटी पैदा हो रही है दुनिया में, ये उनका तीसरा अहम मौजू था। और तीनों मौजूआत के ऊपर जिस तफसील और मुदल्लल अंदाज से उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स पेश किए, अपने दलाइल पेश किए, उससे साबित होता है कि वज़ीर आज़म ने किस कदर महारत से पाकिस्तान के का जो मौक़िफ़ है और जो गरीब मुल्कों का मौक़िफ़ है वो
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سامنے رکھا، سب کے سامنے رکھا۔ کشمیر کے اوپر جس طرح سے انہوں نے بھارتی بربریت کو اور غیر قانونی قبضے کو ایک دفعہ پھر جی، اس کے بعد افغانستان کے معاملے کے اوپر جو پاکستان کی ایک بہت ہی شاندار ایک پوزیشن ہے اور بہت اس کو زبردست طریقے سے دنیا اس وقت سراہ رہی ہے، اس انہوں نے ری ایٹریٹ کیا، اس کا دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح سے بتایا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو افغان عوام کو اس وقت تنہا کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ صحیح نہیں نکلے گا، لہذا دنیا کو انہیں ابنڈن نہیں کرنا چاہیے، تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو دنیا کے امیر ممالک ہیں وہ جو کرپٹ مافیاز جو غریب ملکوں سے پیسے چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں ان کو ڈسکریج کریں تاکہ غریب ملکوں کی دولت امیر ملکوں میں جمع نہ ہو، اور اس سے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے تھرڈ ورلڈ میں امیر ملکوں کے خلاف۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر یہ تین موضوع رہے ان کے خطاب کے، اور تینوں سے انہوں نے بھرپور انصاف کیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے ہمیں وقت دیا۔ شاہد امین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفارتکار، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ شاہد صاحب، بڑا زبردست خطاب کیا گیا ہے، ایک مرتبہ پھر سے جو تمام تر چہرے ہیں لوگوں کے، جس طرح سے پاکستان پر ہمیشہ بات کی جاتی ہے، اس کو بڑے واضح انداز میں بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے۔ اس کے علاوہ کشمیر پر بھی انہوں نے بات کی، افغانستان پر بڑا زبردست ان کی جانب سے خطاب کیا گیا، آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ میرے خیال میں انہوں نے کافی جامع تقریر کی ہے، اور اس میں بعض چیزیں تو وہی ہیں جو کہ ماضی میں بھی کہی گئی ہیں، جس میں انہوں نے پاکستان کا نقطہ نظر بیان کیا ہے، کووڈ اور یہ جو ہے انوائرمنٹ جی، اور جو لوٹی دولت تھرڈ ورلڈ سے فرسٹ ورلڈ جاری ہے، یہ سب باتیں بالکل صحیح ہیں، انہوں نے بالکل برملا کہا ہے۔ ان کی تقریر میں میرے خیال میں دو موضوع پہ زیادہ زور تھا، ایک افغانستان اور ایک ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ۔ جی، افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے، تو وہ تو بات صحیح ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوگی یا کیا امکانات ہیں، کیونکہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کی مدد کرتی ہے تو طالبان حکومت کے تھرو کرے گی نا، یا ہو سکتا ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس چلی جائے۔ تو یہ میرے خیال میں ابھی تک وضاحت طلب پوائنٹ ہے کہ پھر پاکستان کا اپنا موقف کیا ہے، کیا پاکستان چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی فوری طور پہ طالبان کو تسلیم کر لے؟ تو یہ مجھے خیال ہوا کہ ان کی تقریر میں یہ بات ابھی صاف نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی جانب سے آپ کا موقف بھی ہم تک آ گیا ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ آپ کو تھوڑا سا اس پر ہے کہ اس پر بھی بات ہونی چاہیے تھی، کلیئر کرنا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد امین صاحب، سابق سفارتکار، اس کے علاوہ وزیر اطلاعات فواد چودھری، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ اجلاس میں بھارت کو بے نقاب کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ افغانستان میں درست حکمت عملی نہ اپنائی تو اس کے اثرات نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں ہر اس موضوع کو چھوا، پاکستان کے لوگوں میں جو جموں اور کشمیر کے مسئلے کی اہمیت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور ہماری جو خواہش تھی کہ ہم امن سے اچھے ہمسایوں کی طرح گزارا کر سکیں، اس کے برعکس جو انہوں نے اقدامات اٹھائے اس کا انہوں نے کھل کے ذکر کیا، اور ہندوستان کا جو انسانی حقوق کو جس انداز میں وہ پامال کر رہے ہیں ان کا انہوں نے پورا نقشہ پورے اجلاس کے سامنے رکھا، یعنی کہ ان کو بے نقاب کیا۔ انہیں حیرانی ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو قربانی ہے، پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں دہشت گردی کو، القاعدہ کو کچلنے کے لیے، امن کے فروغ کے لیے، پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، ایویکویشن میں دنیا کی مدد کرنے کے لیے، اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، اور
स्केप कोटिंग और ब्लेम गेम में हम उलझे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के सामने पूरा नक्शा रखना चाहता हूं। तो मैं समझता हूं कि, और फिर ये भी कहा कि बड़ा ये नाजुक वक्त है और ये क्रिटिकल मोमेंट है, इस पे दुनिया को एक वाज़े हिकमत अमली अपनानी चाहिए, नहीं तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले सकता है, एक इकोनॉमिक कोलैप्स वहां हो सकता है और उसके असरात जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान पर, पूरे खित्ते पर और फिर खित्ते के बाहर भी वो ट्रेवल कर सकते हैं। और अफगानिस्तान के हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, अमेरिका और दीगर ममालिक हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज का साथ देकर बहुत भारी कीमत अदा की है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि वजीर आजम ने एक मरतबा फिर जुर्रत और बहादुरी से अक़वाम आलम को आईना दिखाया, अक़वाम आलम को बावर कराने की कोशिश की कि किस तरह हिंदुत्व नजरिया अक़लियतों को कुचल रहा है। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सदर दफ्तर के बाहर कायदे तहरीक आज़ादी कश्मीर सैयद अली गिलानी की जबरी तदफीन के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया गया। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की साइडलाइन मसरूफियात जारी हैं। UN की जनरल असम्बली के सदर और सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातों में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर और जंगी जराइम के शवाहिद पर मबनी डोजियर पेश किए। स्विट्ज़रलैंड, रोमानिया और इंडोनेशियन हम मनसब से भी मुलाकातें की। अब्बास शबीर रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दौरा अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और जंगी जराइम के शवाहिद का डोजियर पेश किया। अफगानिस्तान में शदीद इंसानी बहरान के मुमकिना खतरे से निपटने के लिए हंगामी मुआवनत की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में उठाए गए यकतरफा भारतीय इक़दामात को इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा करार दिया। सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल कराने के लिए भारत पर दबाव डाले। शाह महमूद कुरैशी ने बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, इम्तियाजी रवैयों और इस्लामोफोबिया के रुझान को रोकने के लिए मौसर इक़दामात पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा की रोमानवी, स्वीडिश और इंडोनेशियन हममनसब से भी अलग अलग बैठक लगी। बाहमी ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर मुशावरत हुई। शाह महमूद कुरैशी ने दो तरफा तिजारती और दिफाई ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। पाक रोमानिया सियासी मुशावरती इजलास के जल्द इनाकात पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान की पहली नाबीना सिविल सर्वेंट अफसर और सिफारतकार साइमा सलीम ने जनरल असम्बली से खिताब में भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं और ना ही ये भारत का दाखिली मामला है। भारत दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म कर रहा है ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की रोकी जा सके। और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जहां जाते हैं जिल्लत उनका दामन नहीं छोड़ती। उनके दौरे अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मोदी ने अमेरिकी सदर और नायब सदर से मुलाकातें की मगर कोई बड़ा बयान या ऐलान सामने नहीं ला सके। रिवायती बयानात पर भारतीय मीडिया भी तिलमिला उठा। भारतीय वजीर आजम का जिल्लत से भरपूर दौरे अमरीका सिवाय डूमोर के कुछ हाथ न आया। अमरीकी नायब सदर से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमला हैरिस ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। कहा, सबसे बड़ी जमहूरियत के दावे काफी नहीं, कुछ करके भी दिखाएं। नरेंद्र मोदी घबराए हुए शागिर्द की तरह उनका मुंह तकते रहे और सर हिलाते रहे। कुछ देर बाद मोदी ने अमरीकी नायब सदर से मुलाकात से मुतालिक 9 ट्वीट दाग दिए मगर कमला हैरिस ने बहुत देर तक कोई ट्वीट न किया। भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। इंडियन मीडिया का रोना धोना देखते हुए अमरीकी नायब सदर ने भी रस्मी ट्वीट किया। उसमें भी जमहूरियत मजबूत बनाने का तज़किरा करना न भूली। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर से भी मिले मगर ये मुलाकात भी रस्मी रही। कोई बड़ा बयान या ऐलान सामने न आया। मोदी ने अपने ट्विटर पर अमरीकी सरबराहों से मुलाकात के बारे में कई ट्वीट किए। बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म से मुलाकातों की तस्वीर भी ट्वीट की मगर अमरीकी सदर ने मोदी के लिए कोई ट्वीट न किया। उधर जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सदर दफ्तर के बाहर कायदे तहरीक आज़ादी सैयद अली गिलानी की जबरी तदफीन के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया गया। अब आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तफ्तीश में ताउन करने का हुक्म दे दिया है। अरशद अली सी पर रिपोर्ट करेंगे।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान अदालत में पेश हुए और बताया कि रमजान शुगर मिल्स के 20 मुलाजमीन के नाम 27 अकाउंट सामने आए हैं। मजीद अकाउंट्स भी हो सकते हैं। इन अकाउंट्स में 55,894 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। डॉक्टर रिजवान का कहना था कि मुल्जिमान शुरू दिन से ही ताउन नहीं कर रहे, पैसे को फर्जी अंदाज में इस तरह घुमाया जा रहा है जिससे लगे कि ये लेन देन का कारोबार है। शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए और FIA के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तमाम रिकॉर्ड दे चुके हैं। FIA ने हकाइक के बरक्स इंक्वायरी शुरू कर रखी है। FIA अफसर ने कहा कि शहबाज शरीफ हमें यही कहानी सुनाते हैं जो अदालत के सामने सुना रहे हैं। नून लीगी रहनुमा अता तालर और मलिक अहमद खान ने केसेस को सियासी इंतकाम करार दिया। मिर्जा शहजाद अकबर जो कागज लहरा लहरा कर डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, ये FIA के जरिए झूठे केसेस बनाकर आज अदालत के सामने तारीखी झूठ बोले गए। तारीख की पहली हुकूमत है कि जिन्होंने तफ्तीश को कंट्रोल करने के लिए एक वजीर मुकर्रर किया हुआ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के दौरान नून लीगी कारकुन पुलिस से उलझते रहे और आगे जाने से रोकने पर पुलिस से बहस करते भी नजर आए। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। खबरों में आगे देखिए, आम दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस हुकूमत ने मुल्क को जवाल पजीर बना दिया। वज़ीर दाखिला कहते तो हैं कि न्यूजीलैंड टीम की वापसी भारतीय साजिश है। भारत जुल्म करके भी दुनिया के सामने मोतबर बना हुआ है। ऐसे में हमारी हुकूमत क्या कर रही है? लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए देख लेते हैं। हुकूमत जो है वो अपोजिशन के खिलाफ जाली कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ है। ये पहला मुल्क है कि जो इस हुकूमत ने 4 साल में इसे जवाल पजीर बना दिया। आम आदमी के लिए जो है वो बिजली का बिल देना, अपने बच्चों को रोटी देना, कोई बीमार हो जाए तो उसकी अद्वियात के लिए जो है वो लोगों के पास पैसे नहीं। ये न्यूजीलैंड की जो टीम है, इसे इंडिया जो है उसने इस टीम को जो है वो वापस भिजवा दिया। इंडिया कश्मीरियों के ऊपर इतना जुल्म करके वो फिर भी दुनिया में इतना मोतबर है, तो फिर ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है इसकी खारजा पॉलिसी क्या है? अवाम और सियासी जमातें जो है इस हुकूमत के खिलाफ जो है सबको मैदान में आना चाहिए। शुरू होगा, ये इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सके। उन्होंने जो बात की है वो बात मुनासिब नहीं थी। उसके ऊपर पार्टी ने ये मुनासिब समझा कि उन्हें इस बात का पूछा जाए कि उन्होंने ये बात किस सियाको सबाक में की है। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्रुरी के रेफरेंस में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। सुहेल रशीद हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। सुहेल, क्या लिखा गया है फैसले में? देखिए, तफसीली फैसले में ये कहा गया है कि राजा परवेज अशरफ तौकीर सादिक तकर्रुरी कमेटी के चेयरमैन थे और अब तक जो शवाहिद पेश किए गए उसमें नायब का यह कहना है कि तौकीर सादिक की तालीम, तजुर्बा कम और असनाद भी गैर तस्दीक शुदा थी। तौकीर सादिक ने एक यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री दिखाकर ये पोस्ट हासिल की, जबकि HEC ने यह कहा है कि वो यूनिवर्सिटी गैर मंजूर शुदा है। इसके अलावा तौकीर सादिक ने जिन कंपनियों का तजुर्बा जाहिर किया वो भी जाली साबित हुई। लिहाजा इस मौके पर बरियत की दरख्वास्त राजा परवेज अशरफ की मंजूर करना नायब को मजीद शवाहिद पेश करने से महरूम करने जैसा होगा। और इसमें यह भी कहा गया फैसले में कि इल्जाम के मुताबिक मुल्जिमान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। नाजायज इस्तेमाल किया है। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया सुहेल। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बाद थमने लगे। एक दिन में 42 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,524 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 2060 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.58% रही। स्कूल खंडर बन गया, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। वेलकम बैक। आपको बताएं, बलूचिस्तान के इलाके खारान में FC का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द कमांडर समेत 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। बलूचिस्तान के इलाके खारान में FC का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। CTD ने पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 8 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। 4 दहशतगर्द लाहौर से गिरफ्तार हुए जो कि हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। जहांगीर खान हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। जहांगीर, क्या डिटेल्स हैं इस ऑपरेशन की?
ये CTD हुकाम के मुताबिक 39 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो कि पंजाब भर में किए गए हैं, इन ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 4 दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो लाहौर से, या इनकी गिरफ्तारी जो है वो लाहौर से अमल में लाई गई है, जबकि बाकी 4 दहशतगर्द जो हैं वो दीगर शहरों में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। हुकाम का ये कहना है कि तमाम दहशतगर्द जो है ये हसास इदारों के अफसरान और हसास तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इन तमाम के कब्जे से जो है बारूदी मवाद भी बरामद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर आ रही है कराची से, जिसका इलाका गुलिस्तान जौहर। यहाँ से पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया है। शाहनवाज कादरी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। शाहनवाज, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये वाकया जो है 18 जुलाई को गुलिस्तान जौहर में पेश आया था, जब एक अजहर अनाई नामी प्रॉपर्टी डीलर है उसे अपने घर के सामने उनके बच्चों के सामने कत्ल कर दिया गया था। वाकई की जो CCTV फुटेज थी वो भी मंजर आम पे आई थी। वाकई का गुलिस्तान जौहर में दर्ज किया गया था। अब पुलिस ने गुज़िश्ता रात गुलिस्तान जौहर में ही छापा मारा है और जो मुकदमे में नामजद मुलजिम है अजहर बस्तानी, उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस का ये दावा है कि ये वो मुलजिम है जिसने तमाम जो है वारदात के दौरान जो है रेकी की और अपने जो मुलजिमान थे जो। ठीक है, यानी अहम मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई है। बेहद शुक्रिया आपका शाहनवाज। पेशावर में करोड़ों रुपए से बनने वाले हाई स्कूल में तालीम का सिलसिला शुरू न हो सका। हुकूमत की लापरवाही से इमारत 15 साल में खंडर बन गई। इलाके के रिहायशी आला हुकाम तक अपनी फरियाद पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम सैयद अब्दुल वाहिद शाह है, साबिका कौंसलर यूसी 34 का हूँ। ये स्कूल जो है तकरीबन 15 साल पहले बना हुआ है, मगर अभी तक उसमें कुछ काम भी नहीं हो सका, जबकि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर फिर रहे हैं। चौकीदार ना होने की वजह से ये बिल्डिंग में हिफाजत ना हो सकी, जिसकी वजह से लोगों ने खिड़की दरवाजे सबको चोरी करके ले गए और ये बिल्डिंग बुद्ध बंगला में तब्दील हो गया। ये हमारा यूसी 34 में वाहिद स्कूल है, नीचे हाई स्कूल है, ऊपर प्राइमरी स्कूल है। आप जो देख रहे हैं, जो अभी यहाँ पर ऊपर टीम में नीचे जो है ये धूप में बैठे हुए हैं, जबकि सख्त गर्मी में भी ये बेचारे यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं। और इसमें ये 2 पंखे और एक पीछे पंखा है। आप खुद ही एहसास करें कि इसमें ये हो सकता है। सबसे बार बार कहने के बावजूद भी इनको कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इन गरीब बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? वज़ीर तालीम कहाँ गए? जो बातें तो बहुत कर रहे हैं, मगर अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेहरबानी करके इनके लिए बिल्डिंग दे दें, इनके लिए जगह दे दें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।